Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, as all of you know that we have completed our chapter number 10 in last lecture. So let us start with our next chapter, that is chapter number 9, diet and its importance in physical development. इस चैप्टर में बेटा हम डाइट के रिलेटेड पढ़ेंगे, डाइट की क्या इम्पोर्टेंस है फिज़िकल डेवलपमेंट में उसके रिलेटेड पढ़ेंगे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को डाइट में कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ डाइट ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे डाइट का क्या रोल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ अकर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ये सब इस चैप्टर में हम कवर करेंगे. अगर हम चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की बात करें दैट इज़ रोल ऑफ डाइट ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो भी रोल ऑफ डाइट एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे रहेगा. इसके बाद में जो आपका सेकंड टॉपिक है दैट इज़ ओबेसिटी एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी. सेम जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ ओबेसिटी एंड व्हाट फैक्टर्स और कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी. थर्ड वन जो आपका क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ what type of eating habits that are associated with obesity. कौन कौन सी eating habits होती हैं जिनसे obesity create होती है. नेक्स्ट ओबेसिटी के रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप ऑफ डिसऑर्डर होते हैं जो ओबेसिटी से क्रिएट होते हैं ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल. नेक्स्ट जो ओबेसिटी का टॉपिक रहेगा दैट इज़ प्रिवेंटिव मेथड ऑफ ओबेसिटी, तो इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा that is what point should be kept in mind while choosing food to prevent obesity. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट होती क्या है, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करो. सेकेंड जो बैलेंस डाइट के रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट. सेम डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट ही रहेगी इसमें भी, और इसके साथ इन्होंने इम्पोर्टेंस पूछी है बैलेंस डाइट की कि बैलेंस डाइट की क्या इम्पोर्टेंस है एक इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ पे. फिर जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ डाइट रिलेटेड फैक्टर्स. डाइट रिलेटेड फैक्टर्स को एक्सप्लेन करो, तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्क्राइब ब्रीफली द डाइट रिलेटेड फैक्टर्स. ब्रीफली डिस्कस करो डाइट रिलेटेड फैक्टर्स को. अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें जहाँ से हमारा फर्स्ट आंसर स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले मैं आपको डाइट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. बेसिकली डाइट क्या होती है, जब हम न्यूट्रिशन डाइट को इनटेक करते हैं, जैसे हमारे फूड में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, अगर ये सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो हमारे फूड के अंदर तो हम क्या बोलते हैं, हमने क्या लिया है, एक बैलेंस डाइटरी है. अगर इसमें कोई भी कंपोनेंट क्या होता है, मिसिंग होता है, दैट इज़ कि हम किस तरह का खाना ले रहे हैं, माल न्यूट्रिशन वाला, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी थी. अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी का कंपोजिशन होता है डाइट का, वो इस तरह से होता है. जो हमारा वाटर है हमारी बॉडी में कितना चाहिए, 63%. 63% अमाउंट होना चाहिए हमारी बॉडी में पानी का. नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होता है, एक मेन सोर्स है किसका, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का. इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे बॉडी में कितना या हमारे फूड में कितना जाना चाहिए, दैट इज़ 2 से लेके 5% तक, क्योंकि सिर्फ हमारी बॉडी को क्यों नीड पड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स की, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. अगर हम एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने में लेंगे तो वो हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, जो क्या होंगे हमारे लिए हार्मफुल होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, वो कहीं पर स्टोर हो जाएगी और वो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की क्या करेगी, प्रॉब्लम्स को अकर करेगी. इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए, 2 to 5%. नेक्स्ट अगर हम फैट्स की बात करें तो हमें अपने फूड में कितनी % फैट्स लेनी चाहिए, 10 से लेके 15%. इससे ज़्यादा हमें अपने खाने में फ़ैट्स को कंज्यूम नहीं करना होता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैटी एसिड्स वाली या हम यंग फूड वाली ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो वो हमारी एडिपोज टिश्यूज़ के अराउंड में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी फैट्स, जिससे हमारी बॉडी में ओबेसिटी क्रिएट होती है.
नेक्स्ट अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कितना जाना चाहिए, 25 से लेके 30% तक, क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स जाएंगी वो हमारी बॉडी के लिए क्या होंगी, बेनिफिशियल होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन की भी हमारी बॉडी को नीड पड़ती है, सेम एज इट इज़ 20 to 25% हमारे फूड में क्या होनी चाहिए, विटामिन्स होनी चाहिए। तो अगर हम इन सब का कंपोजिशन देखें तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंट का कंपोजिशन होना चाहिए डाइट का, दैट इज़ 100% का। और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है कंपोजिशन में परसेंटेज का, वो किसका होता है, वाटर का, दैट इज़ 63% to 65%। तो ये थी कि हमें किस किस चीज़ के रिलेटेड डाइट लेनी चाहिए, कौन कौन से सब्सटेंस को टेक करना चाहिए डाइट के अंदर। अब हम अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें, जैसे आपको पता है फर्स्ट टॉपिक क्या था, रोल ऑफ डाइट ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। क्या रोल है डाइट का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे। अगर हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करें तो बेटा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन, अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या कर रहा है, ऑर्डिनरी डाइट ले रहा है, तो उससे क्या होगा, एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस हैम्पर करेगी, दैट इज़ स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस क्या होगी, डिक्रीज जाएगी। सेकेंड वन, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट लेता है, उससे जो स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज होगी। एंड थर्ड वन, अगर हम क्या करते हैं, प्लान करके डाइट लेते हैं ड्यूरिंग द कंपटीशन एंड इन बिटवीन द कंपटीशन, तो उससे भी क्या होगी, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट था, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है, ऑर्डिनरी डाइट ले रहा है, बेसिकली जो हम इंडिविजुअल पर्सन डाइट लेते हैं वो किस तरह की डाइट होती है, ऑर्डिनरी डाइट होती है, और उसमें कितनी कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं, 2500 से 3000 किलो कैलोरीज, जो हमारे डेली रूटीन वर्क के लिए सफिशेंट होती हैं। बट वहाँ पर ही जो एथलीट्स पर्सन होता है उसको कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, 5000 किलो कैलोरीज। मतलब कि यहाँ पर 2000 का गैप है ऑर्डिनरी पर्सन में और स्पोर्ट्स पर्सन में। और इवन अगर हम ये बात करें कि जो डिफरेंट एथलीट्स होते हैं उनको अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही क्या चाहिए होती है, कैलोरीज चाहिए होती हैं या फिर डाइट चाहिए होती है। तो जो आपकी 5000 किलो कैलोरीज है वो कहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है, अप टू 7000 किलो कैलोरीज भी एक्सटेंड हो सकती है। इसलिए अगर एक इंडिविजुअल पर्सन जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ऑर्डिनरी डाइट लेता है तो उससे क्या करेगी, उसकी परफॉर्मेंस हैम्पर करेगी। सेकेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जितनी कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं, अगर हम इतनी कैलोरीज लेते हैं एक खाने के अंदर तो वो क्या करेगी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस हमारे सामने लाएगी। इसलिए हर एक इंडिविजुअल पर्सन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग क्या होती है, डाइट होती है। जैसे आपके रेसलर्स प्लेयर्स हैं, उनको डाइट में कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, 6000 किलो कैलोरीज। सेकेंड वन इज जो साइक्लिक प्लेयर्स होते हैं उनको कितनी चाहिए होती है, 5400 से 5900 किलो कैलोरीज। स्विमिंग प्लेयर को 4000 से 5800 किलो कैलोरीज। मैराथन रनर्स जो होते हैं उनको 5200 से 5500 किलो कैलोरीज। सेकेंड वन जो जिम्नास्टिक्स या स्प्रिंटिंग या फिर जंपिंग प्लेयर्स होते हैं उनको 5000 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। एंड लास्ट वन इज़ जो बॉक्सिंग प्लेयर होते हैं उनको 4500 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो ये एक प्लान है डाइट का जो हर एक एक्टिविटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, और हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, जैसे हम समटाइम देखते हैं कि ड्यूरिंग द कंपटीशन प्लेयर्स क्या करते हैं, कंपटीशन से पहले और इन बिटवीन द कंपटीशन डाइट को लेते हैं। तो अगर हम प्री कंपटीशन डाइट देखें तो वो किस तरह की डाइट होती है, उसमें क्या प्रायोरिटी होती है कि जो कंपटीशन के पहले हमने डाइट लेनी है वो 1 घंटा पहले लेनी है। क्यों 1 घंटा पहले लेनी है, अगर हम 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले डाइट लेते हैं, मे बी वो हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं हो, मे बी वहाँ पर क्या प्रॉब्लम अराइजेज हो, आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाए या फिर उसका अफेक्ट हमारे स्टोमक पार्ट में सीन हो, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, डाउन हो जाए। इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, बिफोर द कंपटीशन डाइट लेते हैं तो वो 1 घंटा पहले लेते हैं। फिर हमें 80 to 90% क्या करने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स टेक करने होते हैं जब हम किसी भी कंपटीशन में टेक पार्ट करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी इतनी ही हमारी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, अच्छी रहेगी।
फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स में जो ईजिली डाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं उनको टेक करना चाहिए, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, या फिर एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्सेज हो गए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं और ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस क्या जाती है, इससे ऑप्टिमम तक जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जो फाइब्रस फूड होते हैं या फिर फैटी सब्सटेंस होते हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए, फ्लूइड जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको 30 मिनट्स बिफोर एक्टिविटी टेक करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म हमें पता है ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है और वो कहीं भी प्रॉब्लम इज नहीं करती है। बेसिकली लिक्विड हम क्यों लेते हैं कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो हमारा एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लूइड का टेक करते हैं 30 मिनट्स बिफोर द कंपटीशन और एक्टिविटी। फिर जो सेकेंड तरह की डाइट होती है दैट इज़ डाइट ड्यूरिंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी के इन बिटवीन हम किस तरह की डाइट लेते हैं, हम देखते हैं समटाइम मैराथन रनर्स होते हैं, स्विमिंग्स होते हैं या साइक्लिक पर्सनस होते हैं, वो क्या करते हैं इन बिटवीन द एक्टिविटी ग्लूकोज को टेक करते हैं, और वो ग्लूकोज क्या करता है, उनकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बेसिकली हम ग्लूकोज को इसीलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, और वो ईज़िली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं और ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। बट कंडीशन वहाँ पर भी ये होती है कि जब हम लिक्विड ले रहे हैं इन बिटवीन द कंपटीशन, तो वो 200 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एट अ टाइम। सिंगल टाइम में 200 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थे, अगर हम प्लान करके डाइट लेते हैं बिफोर द कंपटीशन एंड इन बिटवीन द कंपटीशन। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चला है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होती है, या फिर क्या रोल है डाइट का ऑन द हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। जो हमारा सेकंड टॉपिक था बेटा, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज। ओबेसिटी क्या होती है या ओबेसिटी के क्या कॉजेज हैं। अगर हम ओबेसिटी को डिफ़ाइन करें तो हमें पता है ओबेसिटी क्या है, अबनॉर्मल फैटनेस, या जब हमारी बॉडी में क्या होती हैं, ज़्यादा फैट स्टोर हो जाते हैं ड्यू टू अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू। जब हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ में अबनॉर्मल ग्रोथनेस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या होती है, फैट स्टोर हो जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसकी वजह से क्या होती है, ओबेसिटी क्रिएट होती है। जो हमारे फैटी सेल्स होते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और जो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं या नंबर्स वो भी क्या होते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ओबेसिटी ह्यूमन बीइंग में अक्कर होती है। ओबेसिटी किसी भी एज में अक्कर हो सकती है, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, क्योंकि बेसिकली ये किसकी वजह से होती है, माल न्यूट्रिशन की वजह से या फिर मैनिफेस्टेशन की वजह से। इसलिए हर एक इंडिविजुअल पर्सन को, चाहे वो इंडिया का है चाहे अदर कंट्रीज़ का है, हर पर्सन को क्या होती है, ओबेसिटी क्रिएट होती है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन की वजह से। अब कौन कौन से काजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी क्रिएट होती है। फर्स्ट वन इज़, जैसे हमें पता है, फैमिली टेंडेंसी। ये तो एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि फैमिली में जो हेरिडिटी फैक्टर ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसकी वजह से क्या होती है, आपकी ओबेसिटी क्रिएट होती है। क्योंकि समटाइम हम देखते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े लीन होते हैं, थिन होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, हेरिडिटी फैक्टर ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी क्रिएट होती है। सेकेंड वन, फिजिकल इनएक्टिविटी। आज के टाइम में अगर हम देखें, मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा लैकनेस किसकी है, फिज़िकल एक्सरसाइजेस की। हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करते हैं, और जितना वर्क है वो सारा क्या है, रिमोट सेंसिंग, या फिर आप ये बोल सकते हो पुश बटन से होता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल पर्सन अपनी फिज़िकल लेआउट को मेंटेन नहीं कर पाता है, और यही रीज़न क्या लाता है हमारे सामने ओबेसिटी फैक्टर को। तो कहीं ना कहीं सेकंड जो फैक्टर है जिससे हमारे बॉडी में ओबेसिटी क्रिएट होती है, दैट इज़ फिजिकल इनएक्टिविटी। थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक स्टेटस। सम टाइम एक इंडिविजुअल पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो अपने लिए क्या नहीं कर सकता, खाना भी अर्न नहीं कर सकता। तो
वहाँ पर क्या होती है, जब हम भूखे रहते हैं उससे भी हमारी बॉडी में ओबेसिटी क्रिएट होती है। ऑन द अदर हैंड, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, हाई होता है, और उनके पास एक्सेस में होता है खाने के लिए, वो फैक्टर भी समटाइम क्या करता है, ओबेसिटी को क्रिएट करता है। क्योंकि जब हम एक्सेस में जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में जाएगी, ज़्यादा फैटी सब्सटेंस हम टेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल ग्रोथ करेंगे कहाँ पर, एडिपोज टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से ओबेसिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट वन इज़ हार्मोन डेफिशिएंसी। जब हमें पता है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं है, या फिर जो हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम है उसमें क्या है, डिस्टर्बेंस है, तो वो दोनों फैक्टर्स भी हमारी बॉडी में क्या क्रिएट करते हैं, ओबेसिटी को। नेक्स्ट वन इज़, जब हम क्या करते हैं, प्रॉपर डाइट को टेक करते हैं। जब हमारी डाइट इम्प्रॉपर है, इरेगुलर है, हम न्यूट्रिशन को टेक नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होती है, ओबेसिटी क्रिएट होती है। तो बेटा ये थे काजेज ऑफ ओबेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है कौन कौन सी ईटिंग हैबिट्स हैं जिनसे ओबेसिटी क्रिएट होती है। तो सबसे फर्स्ट एंड फैमिलियर जो पॉइंट है दैट इज़ प्रेफरेंस फॉर स्वीट। जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्वीट जो है वो वीकनेस है किसकी, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की। और जो स्वीट्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और स्वीट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम क्या करते हैं, स्वीट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में अबनॉर्मल ग्रोथ करती है एडिपोज टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से क्या होती है, ओबेसिटी क्रिएट होती है। सेकेंड वन, जब हमारा डाइट का जो कंपोजिशन है वो बैलेंस नहीं है, जैसे हम जो अपना खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते, या फैट्स प्रेजेंट नहीं होते, या फिर हम क्या कर रहे हैं, फैटी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमारे जो कंपोजिशन है वो बैलेंस नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, रिस्क होता है, एक पर्सन क्या हो जाएगा, ओबीस हो जाएगा, और जो उसके एडिपोज टिश्यूज़ है उसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड वन इज़ एनर्जी कंटेंट ऑफ डाइट। अगर हम एनर्जी कंटेंट ऑफ डाइट की बात करें, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें कितनी एनर्जी चाहिए, अगर हम प्रॉपर कंटेंट की डाइट ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को क्या करेगी, ओबेसिटी से बचाएगी। बट वहाँ पर ही अगर हम हाई डोज ऑफ फैट्स को टेक कर रहे हैं अपने फूड के अंदर, तो वो क्या करेगी, उसमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होंगे, और वो क्या करेगी, ओबेसिटी को क्रिएट करेगी। एंड लास्ट वन पॉइंट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे हमें पता है कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड अगर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है, जहाँ उसने 3 टाइम खाना खा रहा है, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, 4 या 5 बार खाना खा रहा है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस सर्कमस्टेंस के अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, स्मॉल इंटरवल्स में खाना खाना स्टार्ट करता है, जिससे ओबेसिटी क्रिएट होती है। इसलिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। ये था बेटा ईटिंग हैबिट्स ऑफ ओबेसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ ओबेसिटी एंड टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ओबेसिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस